वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। सो आज है 28 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमोनिया गैस लीक के बारे में। तो रिसेंटली इन्नौर के अंदर अमोनिया गैस लीकेज हुई है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। एंड देन वी विल टॉक अबाउट जापान्स स्लिम मिशन। ठीक है, क्या है ये स्लिम मिशन, इसका टारगेट क्या है, विल नो अबाउट दैट। एंड देन इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट हंटिंगटन्स डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पेपर परस्पेक्टिव। हंटिंगटन डिजीज होती क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, ये कैसा डिसऑर्डर है, ये सब बातें हम करेंगे। एंड लास्टली हमारे एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के पेपर में आया है विच इज़ अबाउट बनानास। जानेंगे कि बनानास का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन्नौर की। नाउ इन्नौर बीते दिनों भी न्यूज़ में था बिकॉज साइक्लोन मिचोंग के बाद इन्नौर जो कि नदरन चेन्नई में है, वहाँ पे एक ऑयल स्पिल हुआ और तब भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ है। वेल आज दोबारा इन्नौर न्यूज़ में है ड्यू टू डिफरेंट रीज़न बीइंग कि यहाँ पे एक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन्नौर की एक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अमोनिया गैस की लीकेज हुई है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को हॉस्पिटलाइज भी किया गया है। ठीक है, तो एक सबसी पाइपलाइन है जहाँ जो कि एक ऐसे फर्टिलाइजिंग यूनिट से आते हैं जो कि अमोनियम फॉस्फेट, पोटैश सल्फेट बनाते हैं, जो कि प्राइमरीली फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है। वहाँ से अमोनिया गैस की जो है वो लीकेज हुई है। अच्छा, अब देखिए, जब हम लीकेज की बात करते हैं तो एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना अमोनिया हमारे एयर के अंदर सेफ माना जाता है। तो याद रखिए CPCB के अकॉर्डिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, CPCB के अकॉर्डिंग 24 आवर्स की अगर हम एवरेज लेकर चलें तो 400 आपके 400 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब इज कंसिडर्ड टू बी सेफ लेवल। ठीक है, लेकिन जब लीकेज हुआ इन्नौर में, इस लीकेज के बाद पता है यहाँ पे अमोनिया लेवल कितना राइज हो गया। अमोनिया लेवल यहाँ पे पहुँच गया 2090 माइक्रोग्राम पर मीटर। एज यू कैन सी सेफ वैल्यू कितनी है 400 और लीकेज के बाद में वैल्यू कहाँ पे पहुँच गई 2090। एम्बियंटली एयर के अंदर जो अमोनिया लेवल है वो राइज हुआ, जिसके चलते बहुत से अफेक्ट हुए यहाँ पे लोग और यहाँ पे इनको एडमिट भी किया गया। इसे भी जानेंगे ना। सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं इन्नौर रीजन की, बिकॉज इन्नौर बार बार न्यूज़ में आ रहा है। तो इन्नौर के लिए आप एक चीज़ याद रखेंगे कि here you can see a river। ठीक है, इन्नौर इज बाउंडेड बाय दी कोटालायर रिवर। दिस इज दी कोटालायर रिवर। ठीक है, यहीं पे आपको इन्नौर क्रीक मिल जाएगा और पास में कौन है, बे ऑफ बंगाल। तो एक तरफ ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इन्नौर क्रीक है और ये आ गई आपकी रिवर। इसके बीच में बिल्कुल चेन्नई के पास इन्नौर लोकेटेड है। ठीक है जी। एंड यहीं पे ये जो एरिया है बार बार न्यूज़ में आ रहा है। याद रखेंगे इन्नौर के नॉर्थ में लाई करती है पुलिकट लेक। ठीक है, इन्नौर के नॉर्थ में कौन है, पुलिकट लेक, और इसके बिल्कुल नेबरहुड में है आपका चेन्नई। कमिंग बैक टू अमोनिया, देखिए अमोनिया की जो गैस है वो लीक हुई है। अब अमोनिया है क्या? अमोनिया इज कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, आप साइंस में पढ़ते हो NH3 इज अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया, NH3। ये कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसका बहुत ही पंजेंट और बहुत ही पेनिट्रेटिंग ऑडर है। इसकी जो स्मेल है वो बहुत पंजेंट होती है, प्लस इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव ऑल्सो। एंड ये एल्कलाइन गैस जो है वो सॉल्युबल भी है। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ये नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकती है, ये मैन मेड भी हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिकली भी प्रोड्यूस हो सकती है।
नेचुरली हमारी सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियल प्रोसेसेस हैं वहाँ से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे प्लांट है, एनिमल है, इनके वेस्ट मैटर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब इसकी डीकम्पोजिशन होती है तो वहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस होती है। इवन इंटेस्टाइन्स के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो भी अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। और इवन एक चीज़ याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब आसमान में बिजली चमकती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं, तब भी अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। ये वो नेचुरल तरीके हैं जहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस होती है। मैन मेड भी हो सकती है। आपकी जो नेचुरल गैस है उसकी अगर स्टीम रिफॉर्मिंग की जाए तो अमोनिया प्रोडक्शन होता है। कोल की गैसिफिकेशन की जाए, वहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, देखो, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ख़ास तौर पे जब भी कमर्शियली नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाने होते हैं तो वहाँ पे इसको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके फर्टिलाइजर्स में अगर हम यूरिया की बात करें, यूरिया इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर फर्टिलाइजर्स, तो वहाँ पे अमोनिया यूज़ होता है। हाउस होल्ड क्लीनर्स, इंडस्ट्रियल क्लीनर्स, अमोनियम सॉल्ट्स की प्रोडक्शन में, कमर्शियल एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, रिफ्रिजरेंट और कूलेंट्स के लिए अमोनिया को यूज़ किया जाता है। लेकिन अमोनिया एक पोल्यूटेंट भी है। अगर किसी भी तरह से अमोनिया का जो रिलीज़ है वो हो जाए, ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो ये हमारी आसपास की जो लाइफ है उसे अफेक्ट करता है। अगर हम एक्वाटिक लाइफ की बात करें तो वहाँ पे अमोनिया की वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि एक्वाटिक लाइफ के लिए जो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और ऑर्गेनिजम्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। सिमिलरली अगर वाटर बॉडी में अमोनिया चला गया तो उससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन हो जाती है। अगर खेतों में सपोज करो यूरिया को वहाँ पे फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया, वहाँ से सरफेस रन ऑफ आ गया, वहाँ से पानी किसी पॉन्ड में चला गया, तो वहाँ पे तो मात्रा बढ़ गई नाइट्रोजन की, तो उसकी वजह से वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो जाती है, सॉइल एसिडिफिकेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ यूरिया एंड द नाइट्रोजन कंटेंट इन दैट। और अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर रहे कंटेनर्स का टू फायर और हीट, इससे वायलेंट रप्चरिंग और रॉकेटिंग भी हो सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अमोनिया एक टॉक्सिक गैस तो है ही है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर रहे या इवन अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर हो, इससे एडवर्स हेल्थ कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। बर्निंग नोज, थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। प्लांट्स की बात करें तो लीव्स के ऊपर तो डायरेक्ट डैमेज होता है इसकी वजह से। ये प्लांट्स की ससेप्टिबिलिटी को भी चेंज कर देती हैं कि ये फ्रॉस्ट कंडीशंस में, ड्रॉट्स में, पैथोजेंस के अगेन किस तरह अपने आप को ढालते हैं, ये वो उनकी कैपेबिलिटी को भी ऑल्टर कर देती है। इतनी टॉक्सिक है अमोनिया गैस जो कि इन्नौर के अंदर लीकेज हुई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जापान के स्लिम मिशन के बारे में। वेल, व्हाट इज स्लिम मिशन? स्लिम का फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो ये है जापान का स्लिम मिशन। अब देखिए इस न्यूज़ आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया क्या है। जापान का जो स्लिम स्पेसक्राफ्ट है वो रिसेंटली सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट के अंदर एंटर हुआ है। दिसंबर 25 को जापान का स्लिम स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर हो चुका है एंड इसकी जो लैंडिंग है वो 19 जनवरी को प्लान की गई है। ठीक है, कि जो इसकी जो लैंडिंग होने वाली है फाइनली वो 19 जनवरी को होगी, लेकिन ये लूनर ऑर्बिट के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, तो अगर जापान की सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाती है तो जापान उन कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो जाएगा जिन्होंने मून की सतह के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की हो। जस्ट लाइक इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू अगस्त के मंथ में मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग का जो टारगेट है उसे अचीव किया है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं अबाउट द स्लिम मिशन। ठीक है, तो इसे जैक्सा जो है जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसने इसे लॉन्च किया था ऑन 7 सितंबर। इस साल 7 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था। अगर हम कंपेयर करें, बिकॉज देखो इसी साल चंद्रयान 3 भी हमारा पहुंचा है मून पे, तो अगर हम चंद्रयान 3 को स्लिम से कंपेयर करें तो स्लिम काफ़ी लाइट वेट स्पेसक्राफ्ट है।
इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 590 kgs था। वेराज चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 का जो वेट था दैट वाज 3900 kgs। तो चंद्रयान 3 3900 kgs का है, वेराज स्लिम जो कि इसका नाम है ये सिर्फ 590 kgs का है। ठीक है, मिशन क्या है स्लिम का? स्लिम इज बेसिकली एमिंग कि किस तरह मून के ऊपर वो एक प्रिसाइज लैंडिंग कर पाए। मतलब जापान का ये स्लिम मिशन के अंदर एक 100 मीटर के दायरे में टारगेटेड साइट उन्होंने चूज की है। मून के ऊपर एक शियोली क्रेटर है, उसके 100 मीटर्स के रीजन में जो स्लिम है ये लैंड करेगा। सो जापान वांट्स टू अचीव द प्रिसाइज लूनर लैंडिंग ऑन द मून। फाइन ना, यहाँ पे अगर हम इसकी जर्नी की बात करें तो थोड़ी जर्नी चंद्रयान 3 से डिफरेंट है। चंद्रयान 3 ने हॉमैन ट्रांसफर ऑर्बिट को फॉलो किया था, वेराज अगर हम स्लिम की बात करें तो स्लिम एक लॉन्गर और एक फ्यूल एफिशिएंट पाथ को फॉलो कर रहा है जो कि वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने हॉमैन ट्रांसफर ऑर्बिट को चूज किया, ये वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी को यूज कर 4 महीनों के अंदर मून के ऊपर पहुंचने वाले हैं। बेसिक मैकेनिज्म क्या है देखो, स्लिम में हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है इसे यूज करके एक काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप होगी। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी से काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप होती है जो कि अल्टीमेटली स्लिम को अलाइन कर देगी विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मून्स ऑर्बिट एंड धीरे धीरे स्लोली अप्रोच करते हुए ये लूनर ऑर्बिट के अंदर एंटर हो जाएगा। एंड प्रिसाइज लैंडिंग अचीव करना दैट इज द अटेम्प्ट ऑफ दिस मिशन कि मिनिमल डिविएशन से जो टारगेटेड साइट है, मतलब एक न्यू स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि एक पर्टिकुलर एरिया के 100 मीटर के दायरे के अंदर अंदर जो लैंडिंग है वो अचीव की जाएगी। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर 2 छोटे छोटे रोवर्स हैं, LEV-1 एंड LEV-2, जिसमें बेसिकली लूनर सरफेस को स्टडी किया जाएगा, वहाँ के टेम्परेचर, रेडिएशंस एंड क्या पोटेंशियल हो सकता है मून के मेंटल का, इसे जानने की भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब देखिए इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे चंद्रयान 4 पे होने वाला है। क्यों? बिकॉज चंद्रयान 4 एक जॉइंट इंडिया जापानीज मिशन है जिसमें हम मून का जो साउथ पोल के आसपास के रीजन है उसे हम और प्रिसाइजली और एक्सप्लोर करना चाहते हैं यूजिंग प्रिसाइज लैंडिंग। तो जापान जो है वो प्रिसाइज लैंडिंग करेगा और इंडिया का जो एम है चंद्रयान 4 के थ्रू कि हम मून के साउथ पोल रीजन को अच्छे से एक्सप्लोर करें, वो यहाँ पे पूरा हो पाएगा। तो स्लिम की टेक्नोलॉजीज और इंसाइट्स हेल्प करेंगे फॉर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 4। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वैसे भी जब हम मून के साउथ पोल की बात करते हैं तो इसकी एक्सप्लोरेशन थोड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि जो पोलर रीजन्स हैं मून के दे आर मोर दे हैव मोर रग्ड टेरेन। वहाँ पे जो लैंडिंग है वो डिफ़िकल्ट होती है, रॉकी ट्रेन है, क्रेटर्स हैं, डीप स्लोप्स हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेट लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ को अचीव करना काफ़ी चैलेंजिंग है, जो कि जापान यहाँ पे अचीव करने वाला है। प्लस ये जो साउथ पोल एरियाज हैं दीज रीजन कंटेन वाटर आइस एंड दैट इज़ द प्राइम टारगेट कि इस एरिया के अंदर इन वाटर आइस रीजन्स को आइडेंटिफाई करना, इसके बारे में और जानना, दैट इज़ द मेन टारगेट ऑफ द लूनर मिशंस एंड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ओवर देयर। आगे बढ़ते हैं। वेल, आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज हमारे यूपीएससी परस्पेक्टिव से, सिविल सर्विसेज एग्जाम परस्पेक्टिव से ये हंटिंगटन डिजीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में आई है बिकॉज साइंटिस्ट दे आर यूजिंग फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, फ्रूट फ्लाइज को यूज़ करके इसे स्टडी करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें हम और जान सकते हैं इस डिज़ीज़ के बारे में। तो इसके लिए फ्रूट फ्लाइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, स्टडीज़ हो रही हैं। वेल, हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए ये हंटिंगटन डिजीज़ है क्या। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। याद रखेंगे, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। क्या है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? ब्रेन को। कौन सा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए जब ब्रेन अफेक्ट हो गया तो इस केस में क्या होता है
कि जो पेशेंट है वो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट शो करता है, उनकी बॉडी में बैलेंस नहीं होता, मूवमेंट्स के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, मेमोरी लॉस हो जाता है, बहुत मूड स्विंग्स आते हैं अनकंट्रोलेबली और पर्सनालिटी चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली ये जो हंटिंगटन डिजीज़ है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका, जिसने ब्रेन को अफेक्ट कर दिया। अब जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कहाँ पे गड़बड़ है? याद रखेंगे ये बात कि हंटिंगटन डिजीज़ तब होती है जब हमारे HTT जीन के अंदर म्यूटेशंस हो जाएं। HTT जीन को इवन हंटिंगटन और HD जीन ही कहा जाता है। HTT जीन की म्यूटेशन से हंटिंगटन डिजीज़ होती है। ठीक है, अब ये जीन इंपॉर्टेंट क्यों है? जो हमारा HTT जीन है ये एक प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है जिसका नाम है हंटिंगटिन। ठीक है, हंटिंगटिन, एंड ये बेसिकली एक प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। कौन? HTT जीन की कौन सा प्रोटीन बनेगा? हंटिंगटिन प्रोटीन बनेगा। एंड नाउ अगर इस जीन के अंदर पर्टिकुलर म्यूटेशन आ जाती है तो वहाँ से जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होती है। इस म्यूटेशन वाले जीन की वजह से फॉल्टी इंस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हंटिंगटन प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होता है, एंड अल्टीमेटली इससे ब्रेन के अंदर क्लम्प्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो क्लम्प्स हैं ये हमारे ब्रेन सेल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं इनकी डेथ हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू हंटिंगटन डिजीज़। अगर हम इस डिजीज़ के क्योर की बात करें तो एज सच देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज़। हालांकि कुछ ड्रग्स, कुछ फिजियोथेरेपी या फिर टॉक थेरेपी के थ्रू इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, बट इसका एज सच कोई पक्का इलाज नहीं है। तो न्यूज़ तो यही है कि जो फ्रूट फ्लाइज हैं उनके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि जो हंटिंगटन प्रोटीन है वो किस तरीके से जो प्रोटीन प्रोडक्शन है सेल के अंदर डिक्रीज़ होता है, किस तरह से ये ब्रेन की फंक्शनिंग को जो है वो अफेक्ट करता है, किस तरह एक और प्रोटीन है हमारे पास ORB2 उसे किस तरह ये अफेक्ट करता है, क्योंकि फ्रूट फ्लाइज के अंदर जो ORB2 प्रोटीन होता है इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द मेमोरी। तो किस तरह मॉलिक्यूलर लेवल पे ये इस तरह इफेक्ट होता है, इस चीज़ को स्टडी किया जा रहा है, बिकॉज इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द हंटिंगटन डिजीज़ इन ह्यूमंस एज वेल। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया में बनाना कल्टीवेशन के बारे में। वेल सी, इंडिया के अंदर बनाना बहुत मेजरली कल्टीवेट किया जाता है, एंड इस बात का पता हमें तब चलता है व्हेन वी गेट टू नो दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाना किस कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं? देन द आंसर इज इंडिया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। हर साल इंडिया में 29 मिलियन टन्स ऑफ बनाना प्रोडक्शन होती है एवरी ईयर, जिसके चलते इंडिया इज़ द नंबर 1 प्रोड्यूसर। हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है चाइना, जहाँ पे हर साल सिर्फ और सिर्फ 11 मिलियन टन्स प्रोडक्शन होती है। इंडिया में हर साल 29 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन होती है। और अगर हम इसे वर्ल्ड वाइड देखें कि जितना वर्ल्ड में टोटल बनानास प्रोडक्शन जितनी होती है, उसका सिर्फ अगर हम देखें तो 26.5% बनानास सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। एंड देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बनाना। ठीक है, लेकिन ये तो बात थी प्रोडक्शन की। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि बनानास का एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, तो देखो इंडिया प्रोड्यूस कितना करता है। इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 26.5% बनानास ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, लेकिन हम एक्सपोर्ट करते हैं जस्ट 1%। वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है, इट इज़ ओनली 1%। तो यहाँ से हमें क्या दिखता है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया जो मेनली जो इतना बड़े अमाउंट में जो बनानास की कल्टीवेशन हो रही है, ये डोमेस्टिकली ही ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। हम इंटरनेशनल मार्केट्स को उतना केटर नहीं कर पाते।
इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होते हुए भी बनाना का एक्सपोर्टर, मेजर एक्सपोर्टर नहीं है। हम सिर्फ 1% बनानास को एक्सपोर्ट करते हैं, याद रखेंगे ये बात। तो क्वेश्चन आता है माइंड में, अगर इंडिया नहीं है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनाना का, तो वो ऐसा कौन सा कंट्री है? वेल, द आंसर इज इक्वाडोर। इक्वाडोर इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बनाना। इक्वाडोर एंड सिमिलरली फिलीपाइंस भी बहुत बड़े अमाउंट में इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बनानास की एक्सपोर्ट करता है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? इक्वाडोर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। ठीक है, और इसी के चलते आज हमारे इस न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी यही आया है कि इंडिया एक टारगेट सेट कर रहा है कि देखो भाई, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं बनाना के, लेकिन हमें एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना होगा, और टारगेट किया जा रहा है कि $1 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम बनाना का अचीव करेंगे, $1 बिलियन। तो ये एक टारगेट सेट किया गया है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ बनानास। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ आपको एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स भी पता होनी चाहिए बनाना के बारे में, जैसे कि बनाना एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर एरियाज जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का जो ये रेंज है, यहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करती है, एंड स्पेशली इन द रीजन्स ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, जहाँ पे 75 to 85% ह्यूमिडिटी हो, ऐसे एरियाज में बनाना ज़्यादा ग्रो करता है क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए? तो याद रखेंगे बनानास को चाहिए डीप रिच लोमी सॉइल, जिसका जो पीएच है वो 6.5 to 7.5 के बीच में वेरी करे। ज़्यादा सेलाइन, ज़्यादा कैल्सेरियस सॉइल्स जो होती हैं वो बनाना कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल नहीं होती। और इंडिया में तो प्रीडोमिनेंटली बनाना की कल्टीवेशन होती है। कुछ 12 से 15 वैरायटीज़ हैं इंडिया में जो बनानास की लगाई जाती हैं। पर्टिकुलरली हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, हमारे जो पेनिनसुला का जो कोस्टल एरिया है, उस पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो बनानास हैं इनकी कल्टीवेशन की जाती है, जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल एंड इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे हमारी बनाना कल्टीवेशन होती है। तो शॉर्ट में याद रखेंगे, पेनिनसुला की जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। कुछ सेंट्रल स्टेट्स भी हैं, वहाँ पे भी बनाना कल्टीवेशन होती है, लेकिन ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, ज़्यादा बल्क में नहीं होती। होती तो एमपी में भी है, यूपी में भी होती है, लेकिन उतने बड़े अमाउंट में नहीं होती जितनी कि नॉर्थ ईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया में होता है। ठीक है, अब देखिए, बनाना इज़ वेरी न्यूट्रिशनल एज वेल। आपको पता होगा इसके बारे में, बनाना में बहुत ज़्यादा कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस एक पर्टिकुलर फ्रूट में मिलना जिसका नाम है बनाना, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बहुत बढ़ा देता है। और साथ ही में इसका जो छिलका होता है, इसका जो पील होता है, इसे एज अ बायोचार भी यूज़ किया जाता है। बायोचार को फर्दर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली एक चारकोल जैसा सब्सटेंस बन जाता है। बेसिकली जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि जो पील्स हैं, इनको बर्न करके इसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, मतलब जब ऑर्गेनिक मैटर को इस तरह बर्न किया जाए कि उसे ऑक्सीजन ना मिले, जिसे पैरालाइसिस कहते हैं, उस टाइम पे बायोचार प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे भी बनाना की जो पील्स हैं उसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इंडिया के अंदर हमने बात कर ली कि आप कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बनाना की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, एशिया की अगर हम बात करें, पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया, एंटायर एशिया, पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो 54% आपका जो बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ एशिया में ग्रो होता है। एंड जिसमें इंडिया और चाइना के अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो 40% बनाना की जो कल्टीवेशन है वो इन्हीं दोनों कंट्रीज़ में होती है। लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? इक्वाडोर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़, सीजन्स क्या होते हैं बनाना सीज़न? देखो, हालांकि इंडिया में बनाना का जो सीज़न है ये थ्रू आउट द ईयर प्रिवेल करता है, बट इसकी कुछ पीक्स आती हैं, जैसे कि अप्रैल से ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, एंड इसकी जो पीक है वो अगस्त और अक्टूबर तक आती है। ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर ही आपको बनाना सीज़न मिल जाता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये हमारे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।